राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के पूर्व के प्रश्न पत्रों का कि कैसे इसका उत्तर दिया जाएगा। गतांक से आगे का चर्चा करेंगे। चूँकि हम अपने चैम्बर में कुछ दिनों के लिए उपस्थित नहीं थे, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। पुनः कंटिन्यू हो गए हैं, अब कंटिन्यू वीडियो अपलोड होगा, आप लोग बने रहिएगा। साथ में मेरे इस चैनल पे जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है, नए हैं, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें। हम लोग चर्चा कर रहे थे क्वेश्चन का, और क्वेश्चन ये था कि 1A का 2 टिप्पणी हम लोग देख चुके थे। तीसरा टिप्पणी है संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। क्वेश्चन टिप्पणी पूछा है, लेकिन टिप्पणी लायक क्वेश्चन है नहीं। कोशिश करिएगा आप लोग कि अपने शब्दों में इसको कम से कम शब्दों में आंसर दिया जाए। जो मूल संविधान है अनुच्छेद 368, उसमें 2 ही खंड थे। बाद में संशोधन करके उसको 5 खंडों में रखा गया, यानी कि खंड 3, खंड 4 और खंड 4 जोड़ा गया, उसमें 5 जोड़ा गया। 24वें संविधान संशोधन द्वारा उसमें खंड 3 जोड़ा गया और 42वें संविधान संशोधन द्वारा खंड 4 और 5 जोड़ा गया। चूँकि जो संविधान संशोधन की पहले शक्ति थी, प्रक्रिया थी, वो अनुच्छेद 368 में बताया गया था, लेकिन 24वें संविधान संशोधन द्वारा उसमें शक्ति और प्रक्रिया दोनों शब्द को जोड़ दिया गया टाइटल को, यानी कि शक्ति भी है इस अनुच्छेद के तहत और प्रक्रिया भी है। और इन्हीं बातों को लेकर के डिस्प्यूट रहा है कई केसों में। जैसे गोलकनाथ का मामला आया, उसमें जो कहा गया उसके उपरांत जो है 24वां संविधान संशोधन हुआ। फिर जब गोलकनाथ के मामले, जब 24वां संविधान संशोधन हो गया तो फिर उसके बाद से केशवानंद भारती का मामला आया। उसमें जो विसंगतियां उत्पन्न हुई उसको दूर करने के लिए संसद द्वारा फिर 42वां संविधान संशोधन आया। और 42वां संविधान संशोधन को पुनः जो है मिनर्वा मिल्स के मामले में चैलेंज किया गया। और मिनर्वा मिल्स के मामले में जो बात ये आई कि जो खंड इसमें 4 और 5 जोड़े गए थे उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। फिर उसके बाद से तत्काल पश्चात उसके बाद से वामन राव बनाम भारत संघ का मामला आया। उसमें मिनर्वा मिल्स के मामले में जो दिए गए थे निर्णय, उसको दोहराया गया। फिर IAR कोल्हो बनाम भारत संघ का एक मामला आया जो कि सन 2007 का है। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने उन्हीं पुराने बातों को दोहराया गया। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले बेयर प्रोविज़न देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो बेयर प्रोविज़न में 3 तरह की बातें कही गई हैं। उसमें ये कहा गया है कि एक साधारण बहुमत द्वारा किसी भी अनुच्छेद में संशोधन किया जा सकता है। तो साधारण बहुमत से संबंधित अनुच्छेद 4 है, अनुच्छेद 169 है तथा अनुच्छेद 139 कैपिटल A है। इसमें साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा आया कि फिर जो इस अनुच्छेद में बताए गए हैं कि किस तरीके का संशोधन हो सकता है। तो एक तो है विशेष बहुमत द्वारा, यानी कि कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए संकल्प को पारित करने के लिए, और उस संकल्प को पारित कर दिया जाता है तो फिर वो संशोधन मान्य हो जाएगा, माने विधि का रूप ले लेगा, राष्ट्रपति की उस पर मुहर लग जाएगी। तो अब तीसरा जो प्रक्रिया है वो है विशेष बहुमत प्लस साथ में कम से कम आधे राज्यों की अनुसमर्थन होनी चाहिए उस विषय पे। वो इसके प्रोविजो में दिया गया खंड 2 है कि उसके लिए ज़रूरी है। अब वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिसके लिए कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए संकल्प को, विशेष संकल्प को पारित करने के पहले, उसको देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि अनुच्छेद 54 है, अनुच्छेद 55 है, अनुच्छेद 73 है, अनुच्छेद 162 है, या अनुच्छेद 241 है, या भाग 5 के अध्याय 4, या भाग 6 के अध्याय 5, या भाग 11 के अध्याय 1 में, या 7वीं अनुसूची के किसी सूची में, या संसद के में राज्यों के प्रतिनिधित्व में, या इस अनुच्छेद के बंधों में। यदि कोई संशोधन करना हो तो कम से कम आधे राज्यों की अनुसमर्थन चाहिए विशेष संकल्प पारित होने के पूर्व। अब प्रश्न उठा इन्हीं सब बातों को लेकर के। पहला संविधान संशोधन हुआ जिसमें चैलेंज किया गया शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में कि क्या ये मूल अधिकार का संशोधन, मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है संसद द्वारा, या किया जा सकता है तो क्या मतलब किसी के मूल अधिकारों को कर्टेल किया जा सकता है, या हरास किया जा सकता है, या उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, संसद को शक्ति है
कि मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकता है। उसके बाद 17वां संविधान संशोधन आया, उसमें भी कुछ संशोधन को लेकर के चैलेंज किया गया सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में, और उसमें कहा गया कि जो शंकरी प्रसाद का मामला था, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का, उसी को हूबहू एक प्रकार से दोहराया गया कि हाँ, संसद को एक शक्ति है और वो शक्ति का प्रयोग करके उसका संशोधन कर सकती है। लेकिन कालांतर में फिर जो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला आया सन 1967 में, और इसमें एक भविष्यलक्ष्मी एक प्रकार से कह लीजिए कि उसका सिद्धांत पारित किया गया, यानी कि गोलकनाथ के मामले में कहा गया कि अब कोई आगे ऐसा संशोधन नहीं किया जाएगा जो मूल अधिकारों का हनन करता हो, और किसी प्रकार का जो है संशोधन नहीं किया जाएगा। और ये जो संशोधन हो रहा है वो विधि के रूप में हो रहा है, क्योंकि जो अनुच्छेद 13 में विधि शब्द की बात कही गई है तो वो विधि की श्रेणी में आता है। इसमें जो निर्णय दिया गया था उसको देख लेते हैं। इसमें कहा गया था कि संसद को भाग 3 में संशोधन करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। मुख्य न्यायाधीश श्री सुब्बा राव ने न्यायालय का निर्णय सुनाते हुए अपना निष्कर्ष निम्नलिखित रूप में दिया। संविधान के संशोधन की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 245, 246, 248 में निहित है, न कि अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 में केवल संशोधन की प्रक्रिया का उपबंध किया गया है, संविधान संशोधन की शक्ति का नहीं। संशोधन एक विधायी प्रक्रिया है। दूसरा बात ये कहा गया कि संशोधित अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द के अर्थांतर्गत विधि है, और यदि वह मूल अधिकारों को छीनती या न्यून करता है तो वह शून्य है। विधि शब्द के अंतर्गत सभी प्रकार की विधियां सम्मिलित है, चाहे वह साधारण विधि हो या संविधान संशोधन विधि। अब इस तरीके का जब निर्णय आया तो तुरंत जो है विधायिका द्वारा एक संविधान संशोधन लाया गया, 24वां संविधान संशोधन 1971, और इस विसंगति को दूर करते हुए खंड 3 जोड़ा गया अनुच्छेद 368 में, और खंड 4 जोड़ा गया अनुच्छेद 13 में। और ये कहा गया कि इसमें 3 में कहा गया कि अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन किए गए किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। तो इस प्रकार का ये संशोधन कर दिया गया। अब 1963 में पुनः जो है संविधान जो 24वें संविधान संशोधन था उसको चैलेंज किया गया 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में चैलेंज किया गया। तो इसमें चूँकि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 24वां संविधान संशोधन वैध है, लेकिन उसमें एक बात कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती है, और किसी प्रकार का संशोधन ऐसा नहीं किया जाएगा जो कि मूल अधिकारों का हनन करता हो। अब यह निर्णय आने के बाद फिर 42वां संविधान संशोधन किया गया संसद द्वारा, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, और उसमें बड़े पैमाने पर संशोधन हुआ। साथ में अनुच्छेद 368 में भी 2 खंड और जोड़े गए, खंड 4 और 5। खंड 4 ये जोड़ा गया कि इस अधिनियम का जिसके अंतर्गत भाग 3 के उपबंध है, इस अनुच्छेद के अधीन संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 55 के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात किया गया तात्पर्यित कोई संशोधन किसी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। क्योंकि गोलकनाथ के मामले में कहा गया था कि आने वाले समय में इस तरीके का संशोधन नहीं किया जाता है तो शून्य होगा, तो उसको हरास करने के लिए इस प्रकार का अमेंडमेंट किया गया। अब चूंकि 5वां खंड जोड़ा गया, उसमें कहा गया शंकाओं को दूर करने के लिए घोषित किया जाता है कि इस अनुच्छेद के अधीन इस संविधान के उपबंधों का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन करने के लिए संसद की संविधायी शक्ति पर किसी प्रकार का निर्बंधन नहीं होगा। अब इस तरीके का संशोधन कर दिया गया। अब संशोधन करने के बाद फिर प्रश्न उठा, 42वें संविधान संशोधन को भी चैलेंज किया गया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में, और उसमें जो खंड 4 और खंड 5 है उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया उच्चतम न्यायालय द्वारा, और ये उसमें भी एक आधारभूत ढांचा का एक सिद्धांत पारित किया गया। और साथ में ये भी कहा गया सन 1980 में कि जो भी अधिनियम या विनियम या अध्यादेश या संशोधन जो कुछ भी हुए हैं, बने हैं 24 अप्रैल 1973 यानी केशवानंद भारती का जो निर्णय आया था उसके पूर्व,
उसको तो न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, लेकिन उसके पश्चात चाहे जितने भी ऐसे कोई भी कानून बने हों, नियम बने हों, उसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है उच्चतम न्यायालय द्वारा कभी भी। और यदि वो फंडामेंटल राइट्स का हनन करते हैं या किसी संविधान के उल्लंघन में बनाया गया है तो उसको शून्य घोषित किया जाएगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जो मिनर्वा मिल्स के मामले में आया कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप संशोधित नहीं कर सकते हैं। और केशवानंद भारती के मामले में भी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को बताया गया था जिसको संशोधन नहीं किया जा सकता था, उसी को ये यहाँ पे संशोधन करके हरास किया गया। पुनः इसके बाद फिर बामन राव का मामला आया। बामन राव बनाम भारत संघ का मामला आया, वो सन 1987 में, और उसमें भी इसी बात को दोहराया गया कि जो भी 24 अप्रैल 1973 के पहले के डिसीजन है उसका पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा, वो तो वैध हैं, लेकिन उसके बाद के जितने भी संशोधन किए गए हैं, नई अनुसूची में डाले गए हैं, उसका पुनर्विलोकन किया जा सकता है। और यदि पाया जाता है कि संविधान के उल्लंघन में है तो उसको शून्य घोषित किया जा सकता है। अब ये चूंकि मामला यहीं पे शांत हो गया, इसके बाद से फिर सन 2007 में IAR कोल्हो का मामला था, उसमें भी इसी बात को रिपीट किया गया। तो अब लगातार ये बातें चलती आ रही हैं और अब कहीं ना कहीं से सामंजस्य भी स्थापित हो चुका है, क्योंकि उस समय सत्ता का हस्तांतरण हुआ था तो कहीं ना कहीं से न्यायपालिका और विधायिका में एक टकराव हो रहा था कि हम सुपर हैं, हम सुपर हैं, जबकि यहाँ सुपर कोई नहीं था। संविधान को सुपर किया गया, यानी कि संविधान सर्वोपरि है और संविधान के अनुरूप ही कोई, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, अपना काम करेंगे। यदि उसके वायलेशन में किसी प्रकार का अधिनियम, अध्यादेश या विनियम बनाया जाता है तो शून्य घोषित किया जाएगा न्यायालय द्वारा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय द्वारा, और ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे सकते हैं और इसको पूरा किया जा सकता है। अब चूँकि टिप्पणी में पूछा है तो इसको जितना कम समय में आप लोग लिख सकते हैं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1B है कि भारत से बाहर निवास करने वाले भारतीय मूल के कतिपय व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों को विवेचना कीजिए। देखिए, इस विषय पे हम अभी आंसर नहीं व्याख्या कर पाएंगे आंसर का, इसको आखिरी में करेंगे। कुछ थोड़ा सा हमें एक्सपर्ट की भी राय लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग विधि विशेषज्ञ अभी नहीं हैं कि हर क्वेश्चन का आंसर दे सकें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसका आंसर हम समझ करके और तब इसका आंसर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि दूसरा है कि क्या संघ राज्य क्षेत्र प्रदेश चंडीगढ़ के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार वैध है? यदि हाँ तो भारतीय संविधान के किस प्रावधान के तहत? देखिए, अनुच्छेद जो 230 है उसमें क्षेत्राधिकार की बात कही गई है कि कहाँ कहाँ संघ का और कार्य क्षेत्र होगा। तो उसमें यह बात कहा गया है कि कहीं भी संसद द्वारा ऐसा नियम बना करके उसका क्षेत्राधिकार को घटाया बढ़ाया जा सकता है और वो वैध होगा। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं बेयर प्रोविजन में क्या है 230 में। 230 कह रहा है कि उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकेगी या किसी संघ राज्य क्षेत्र से किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन कर सकेगी। मतलब ये संसद को अधिकार है क्षेत्राधिकार को घटाने बढ़ाने का। जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वैध है। और जो हरियाणा उच्च न्यायालय को दिया गया है चंडीगढ़ के अधीन, पंजाब चंडीगढ़ के लिए पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय को एक साथ उसके अधीन राज्य क्षेत्र को विस्तार किया गया संघ राज्य क्षेत्र को, तो ये वैध है। उपखंड 2 भी देख लिया जाए। 230 का कह रहा है कि जहां किसी राज्य का उच्च न्यायालय किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है वहां इस संविधान की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह उस राज्य के विधानमंडल को उस अधिकारिता में वृद्धि, उसका निर्बंधन या उत्साधन करने के लिए सशक्त करती है, या उस राज्य क्षेत्र के अधीनस्थ न्यायालयों के लिए किन्हीं नियमों, प्रारूपों या सारणियों के संबंध में अनुच्छेद 227 में राज्यपाल के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह राष्ट्रपति के प्रति निर्देश है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे सकते हैं। अब उसके बाद से ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3,
निम्नलिखित पर लघु टिप्पणी लिखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323B के प्रावधानों के अनुसार न्यायाधिकरणों की स्थापना। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पूरा बेयर प्रोविजन पे है, जो आपका आर्टिकल 323A और 323B आया है, ये भाग 14 में है और 42वां संविधान संशोधन द्वारा ही इसको जोड़ा गया है, अंतः स्थापित किया गया है। तो प्रशासनिक अधिकरण के बारे में अनुच्छेद 323 कैपिटल ए बताता है, और अन्य अधिकरण के मामले में, अन्य विषयों के लिए अधिकरण के मामले में 323 कैपिटल बी अनुच्छेद बताता है, और उसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। बेयर प्रोविजन ही देख लेते हैं हम लोग क्या है इसमें। ये कह रहा है कि खंड 1 इसका कि समुचित टाइटल है कि अन्य विषयों के लिए अधिकरण, और खंड 1 कह रहा है कि समुचित विधानमंडल विधि द्वारा ऐसे विवादों, परिवादों या अपराधों के अधिकरणों द्वारा न्याय निर्णय या विचारण के लिए उपबंध कर सकेगा जो खंड 2 में निर्दिष्ट उन सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित है जिनके संबंध में ऐसे विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। अब वो विषय कौन है, वो खंड 2 में दिया गया है। खंड 2 के उपखंड 1 में कह रहा है कि खंड 1 में निर्दिष्ट विषय निम्नलिखित हैं, अर्थात किसी कर का उद्ग्रहण, निर्धारण, संग्रहण, प्रवर्तन, विदेशी मुद्रा, सीमा शुल्क, सीमांतों के आर पार आयात और निर्यात, औद्योगिक और श्रम विवाद, अनुच्छेद 31 क में यथा परिभाषित किसी संपदा या उसमें किन्हीं अधिकारों के राज्य द्वारा अर्जन या ऐसे किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उपांतरण द्वारा या किसी भूमि की अधिकतम सीमा या किसी अन्य प्रकार की भूमि सुधार। ई कह रहा है कि नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा। एफ कह रहा है कि संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन, किंतु अनुच्छेद 329 और अनुच्छेद 329 क में निर्दिष्ट विषयों को छोड़कर। जी कह रहा है इसका खाद्य पदार्थों जिसके अंतर्गत खाद्य, तिलहन और तेल है, और ऐसे अन्य माल का उत्पादन, उत्पादन, प्रदाय और वितरण जिन्हें राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए आवश्यक माल घोषित करे, और ऐसे माल की कीमत का नियंत्रण। एच कह रहा है कि किराया, उसका विनियमन और नियंत्रण तथा किराएदारी संबंधी विवादक जिनके अंतर्गत मकान मालिकों और किराएदारों के अधिकार, हक और हित। आई कह रहा है कि उपखंड क से खंड ज में निर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध और उन विषयों में से किसी बाबत फीस। फिर जे कह रहा है कि उपखंड क से उपखंड झ में निर्दिष्ट विषयों में से किसी का आनुषंगिक कोई विषय। तो इस तरीके के जो विषय हैं इसके लिए अधिकरण का गठन किया जा सकता है। और खंड 3 इसका कह रहा है कि खंड 1 के अधीन बनाई गई विधि। अब इसमें प्रक्रिया की बात कर रहा है कि अधिकरणों के उपक्रम की स्थापना के लिए बंद कर सकेगी। उक्त अधिकरणों में से प्रत्येक अधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता शक्तियां जिनके अंतर्गत अवमान के लिए दंड देने की शक्ति है और प्राधिकार निर्दिष्ट कर सकेगी। उक्त अधिकरणों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के लिए जिसके अंतर्गत परिसीमा के बारे में और साक्ष्य के नियमों के बारे में बंद है, अब बंद कर सकेगी। डी कह रहा है कि अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के सिवाय सभी न्यायालयों की अधिकारिता का उन सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में अपवर्जन कर सकेगी जो उक्त अधिकरणों की अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। ई कह रहा है कि प्रत्येक ऐसे अधिकरण को उन मामलों के अंतरण के लिए बंद कर सकेगी जो ऐसे अधिकरण की स्थापना से ठीक पहले किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित हैं, और जो यदि ऐसे वाद हेतुक जिन पर ऐसे वाद या कार्रवाइयाँ आधारित हैं अधिकरण की स्थापना के पश्चात उत्पन्न होते तो ऐसे अधिकरण की अधिकारिता के भीतर होते। एफ कह रहा है कि ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक उपबंध जिसके अंतर्गत फीस के बारे में उपबंध है अंतर्विष्ट कर सकेगी जो समुचित विधानमंडल ऐसे अधिकरणों के प्रभावी कार्यकरण के लिए और उनके द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए और उनके आदेशों के प्रवर्तन के लिए आवश्यक समझे। खंड 4 कह रहा है इसका कि इस अनुच्छेद के उपबंध इस संविधान के किसी अन्य उपबंध में या तत्समय प्रयुक्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए प्रभावी होंगे। स्पष्टीकरण कर रहा है कि इस अनुच्छेद में किसी विषय के संबंध में समुचित विधानमंडल से यथास्थिति संसद या किसी राज्य का विधानमंडल अभिप्रेत है जो भाग 11 के उपबंधों के अनुसार ऐसे विषय के संबंध में विधि बनाने के लिए सक्षम है।
तो ये रहा बेयर प्रोविज़न। इसको आप लोग संक्षेप में किस तरीके से करके लिख सकते हैं, लिखने के प्रयास करिएगा। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 का ही बी है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य। तो ये भी बेयर प्रोविज़न ही इसमें लिखना है और इसको भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसको देख लेते हैं मूल कर्तव्य क्या है। पहले इसमें 10 थे, अब 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं। 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया है और अब 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं। कह रहे भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भारतीयत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्ति और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और आखिरी इसका जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, उसमें कहा गया 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक जैसा मामला होने शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो इस तरीके से संशोधन करके इसको लाया गया। मूल कर्तव्य जैसे फंडामेंटल राइट्स थे, वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटी भी हो गए हैं और प्रत्येक नागरिक को इसका पालन करना चाहिए। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। मुझे विश्वास है कि मेरी बातों को जो मैंने कहा है आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा। साथ में बेयर प्रोविज़न ज़रूर देख लीजिएगा, कमेंट्री भी देख लीजिएगा। चूँकि 368 एक बहुत बड़ा, उनसे 368 एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो किसी भी राइटर का कमेंट्री ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऊर्जा के साथ एक नए वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।